हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और आपने वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है उसके बारे में न्यूज सुनी होगी कि एक के बाद एक 3 बड़े लैंडस्लाइड देखने को मिले, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, डीएसजी, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी की हेल्प से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लोगों को फूड और मेडिकल जैसी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट और केरल की स्टेट गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिक्स गर्मा गई। सेंटर की तरफ से अमित शाह जी ने यह कहा है कि 2014 से अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार ने 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने घटना से 7 दिन पहले केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी और फिर 24, 25 और 26 जुलाई को भी चेतावनी जारी की गई थी कि केरल में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो सकती है, भूस्खलन भी हो सकता है। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि भूस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेजी थी। लेकिन केरल सरकार ने क्या किया? क्या लोगों को दूसरी जगह भेजा? अगर उन्हें भेजा तो कैसे उनकी जान चली गई? वहीं केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने मौसम की चेतावनी दी थी कि वायनाड में 115 से 204 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन अगले 48 घंटों में 572 मिलीमीटर बारिश हुई। लैंडस्लाइड वाले दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जब ये घटना घटी इसके पहले एक बार भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया। केरल की गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि 29 जुलाई को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 30 और 31 जुलाई के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया था। ऐसे में गृह मंत्री ने संसद में जो जानकारी पेश की है वो फैक्ट से मेल नहीं खाती। फ्रेंड्स, द हिंदू के एक आर्टिकल में ये बताया गया कि भारत के मौसम विभाग ने 18 जुलाई को एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें यह कहा गया था कि 19 जुलाई को केरल के उत्तरी भागों में अचानक बाढ़ आ सकती है। 25 जुलाई की प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि केरल और माहे में अगले 5 दिनों में गरज और बिजली के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। 25 और 29 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और इस प्रेस रिलीज में केरल के लिए येलो अलर्ट दिखाया गया। फ्रेंड्स, अलर्ट नॉर्मली 4 तरह के होते हैं। ग्रीन अलर्ट, जिसमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर होता है येलो अलर्ट, जो ये कहता है कि अवेयर रहें कम से कम। फिर होता है नारंगी अलर्ट, जो ये कहता है कि प्रिपेयर रहें, कुछ भी हो सकता है। और जो रेड अलर्ट होता है वो ये कहता है कि एक्शन लेने की तुरंत जरूरत है। यानी कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया। केरल के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि आईएमडी हो या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, इन लोगों ने जो फोरकास्टिंग की थी वो पूरी तरह गलत निकली। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रिपेयरनेस होती है वो काफी हद तक फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन पर डिपेंड करती है। और अगर यही गलत निकल जाए तो आप किसको दोष दोगे, ये सोचने वाली बात है। हालांकि शशि थरूर ने यह कहा कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है उसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित की जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी सहायता मिले। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि लैंडस्लाइड हिट वायनाड में कांग्रेस 100 से ज्यादा घर बनाएगी। फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी है कि वायनाड में 30 जुलाई को खतरनाक लैंडस्लाइड की घटना देखी गई और अगर आप वहां पर बारिश देखोगे ना तो 550 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। फ्रेंड्स, लैंडस्लाइड या यूं कहें कि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में देखी जाती है। इसमें बड़े बड़े पत्थर और बड़ी मात्रा में मिट्टी ढलान के साथ नीचे चली आती है। आपने कई जगह ये देखा होगा कि जमीन की जमीन धंस जाती है। और जब ऐसा होता है ना तो खासकर ऐसे इलाकों में जहां लोग रहते हैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों की जान चली जाती है, लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं और प्राकृतिक आपदाएं तो ऐसी होती है जिसके बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है। भारत भूस्खलन के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसरो का एक लैंडस्लाइड एटलस है, उसमें यह बताया गया कि इंडिया उन टॉप कंट्रीज में शामिल है जहां लैंडस्लाइड की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। भारत का लगभग 13% इलाका भूस्खलन के लिए संवेदनशील माना जाता है। लैंडस्लाइड के चलते दुनिया में जितने लोग मारे जाते हैं उनमें 8% लोग भारत के होते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि अगर दुनिया भर में 100 लोगों की जान जाती है तो उनमें से 8 लोग भारत के होते हैं। लेकिन भारत में लैंडस्लाइड होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, लैंडस्लाइड सीधे सीधे जियोग्राफिक कंडीशन से जुड़े होते हैं कि किसी जगह की कंडीशन कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की चट्टानें कैसी है, पहाड़ी इलाका है या फिर मैदानी इलाका, स्लोप कितना ज्यादा है, मतलब ढलान कितनी ज्यादा है,
वहाँ की नदियाँ कैसी है, नदियों का बहाव कमजोर है या फिर शक्तिशाली, ये सब चीजें बेस फैक्टर के रूप में काम करती है। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन्हें ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारी और लगातार वर्षा की वजह से ढलान वाली इलाकों में भारी भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि पानी चिकनाई के एजेंट के रूप में काम करता है और जो मटेरियल रहता है, जो मलबा रहता है, उसे पानी बहुत ढीला कर देता है। भूकंप भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि धरती की सतह हिलने से पदार्थों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो नीचे की ओर आने लगते हैं। नदी की प्रकृति भी बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जिन नदियों का बहाव शक्तिशाली होता है वो पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को बढ़ाती है। खनन एक्टिविटी हो या फिर पेड़ों का काटना, इनसे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इन एक्टिविटी से मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है और वो खिसकने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उन्होंने भी लैंडस्लाइड की जो घटनाएं, उनकी संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया। हिमालय और पश्चिम घाट के इलाकों में टूरिज्म सेक्टर ने एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कुछ एक्सपर्ट्स जलवायु परिवर्तन को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अरब सागर के गर्म होने से पश्चिमी घाट में जो बारिश है वो बहुत बढ़ गई, बहुत तेज हो गई। और जब ऐसा होता है ना, तो इन सबके प्रभाव हमारे ऊपर बुरी तरह पड़ते हैं। जान माल का नुकसान हो जाता है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, हमें फिर से इन्हें बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, लैंडस्लाइड के चलते ना बहुत सारा मटेरियल नदी में जो पानी के स्रोत है उसमें गाद के रूप में जम जाता है, और इन सोर्सेस की जो जल धारण क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लोग अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि लोगों पर ना एक मेंटली इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। हम भले ही टीवी पर या मोबाइल पर ये चीजें देखते हैं, लेकिन जो रियल सिचुएशन होती है ना, वो बहुत बदतर हो जाती है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या सरकारों ने इसके लिए कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं। 2014 में लैंडस्लाइड मैपिंग के लिए एक प्रोग्राम लाया गया। फिर 2019 में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी लाई गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी 2009 में लैंडस्लाइड मैनेजमेंट को लेकर गाइडलाइन इशू की थी। लेकिन इनके बावजूद भी हम इन घटनाओं के प्रभावों को कम नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों? फ्रेंड्स, हमने गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। गाडगिल कमेटी ने यह बताया था कि वेस्टर्न घाट का 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी को रेगुलेट करने की जरूरत है। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने यह कहा था कि वेस्टर्न घाट का 37% हिस्सा इको सेंसिटिव जोन है और वहां पर माइनिंग जैसी एक्टिविटी को कंप्लीटली बैन किया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे पास प्रॉपर लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्लान नहीं है। इस तरह के प्लान हमें हेल्प करते हैं कि किस जगह लैंडस्लाइड होने के खतरे ज्यादा हैं। हर साल इस तरह के प्लान को रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि घटनाएं ना कब कौन सी जगह हो जाए आप कह नहीं सकते। मेरा तो ये मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मिटिगेशन प्लान होना चाहिए अपनी अपनी डिजास्टर के लिए। अगर किधर बाढ़ की समस्या ज्यादा है तो फ्लड रिलेटेड मिटिगेशन प्लान होना चाहिए। यदि कहीं पर लैंडस्लाइड की समस्या है तो हमें उससे रिलेटेड प्लान बनाना चाहिए। और जब इन चीजों को सॉलिड तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हम इनके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमारा अर्ली वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। वायनाड में जो घटना हुई है उसने ये बता दिया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसके लिए तैयार होती है, लोगों को वहां से निकालने के प्रॉपर इंतजाम कर लिए जाते हैं, कम से कम लोगों की जान तो बच जाती है। और एक बड़ा लफड़ा अवेयरनेस को लेकर भी होता है, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं होते, लोगों का पार्टिसिपेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। हमारी आर्मी एनडीआरएफ के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने से पहले प्रॉपर उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इस असेसमेंट से ये पता लगता है कि किस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। हमें सस्टेनेबल टूरिज्म पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि प्रकृति के ऊपर ज्यादा लोड ना आए। हमें अपने इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि हमारी एक्टिविटी का प्रभाव पर्यावरण की झेलने की क्षमता से ज्यादा ना हो। क्योंकि देखिए, इंसानों के हाथों में तो यही सब करना है। आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को कम करके जान माल की जो हानि है उसे हम रोक सकते हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।